गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 48 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछली क्लासेस में सॉल्व किए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वाई लिमिटेड का व्यवसाय ग्रहण कर एक्स लिमिटेड का निर्माण 31 मार्च 2016 को किया गया है। वाई लिमिटेड के बिजनेस को परचेज कर रही है एक्स लिमिटेड, ओके फाइन, और एक्स लिमिटेड नई कंपनी बन रही है वाई लिमिटेड की जगह पर। 31 मार्च को वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर गिवन है। वाई लिमिटेड इज आर वेंडर कंपनी, एक्स लिमिटेड इज आर परचेसिंग कंपनी, और हमें बैलेंस शीट गिवन है वेंडर कंपनी की। चलिए ठीक है, देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है, पढ़ते हैं। अथराइज्ड शेयर कैपिटल दे रखी है वाई लिमिटेड की। इसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल गिवन है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी है, जिसमें कि लोन क्रेडिटर्स, इस तरीके से करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी है। आगे हमें दे रखी है एसेट साइड पे, देखिए टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट नहीं है यहाँ पर, टेंजिबल एसेट सारी गिवन है और करंट एसेट्स है। चलिए फाइन। अब क्वेश्चन के अंदर आगे इन्फॉर्मेशन है। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के व्यवसाय को निम्न शर्तों पर ग्रहण किया। क्या शर्तें थी? तो नंबर 1 हमें बोला गया है स्थायी संपत्तियों को उनके पुस्तक मूल्य के 90% मूल्य पर लिया गया। फिक्स्ड एसेट्स जितनी भी दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन सबको 90% वैल्यू पर लिया जाएगा। ठीक है। स्टॉक का मूल्यांकन 56,000 पर किया गया। रिवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितना किया आपने? 56, पहले है ये 70,400। आगे बोले हैं वाई लिमिटेड की ओर से उसके व्यापारिक देनदारों की वसूली की जाएगी और उसके व्यापारिक लेनदारों को भुगतान किया जाएगा। इस हेतु वसूली मूल्य पर 3% तथा भुगतान की गई राशि पर 2% कमीशन देय होगा। नाउ आप इस पॉइंट को यहाँ पर समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा है कि परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का पेमेंट लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करती है, एसेट्स को वो ले लेती है। तो डेटर भी एक एसेट है और क्रेडिटर भी एक लाइबिलिटी है। तो जनरल केसेस में तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेटर हमारी परचेजिंग कंपनी ले रही थी और क्रेडिटर्स भी ले रही थी। यहाँ क्या बोला गया कि डेटर और क्रेडिटर को वो लेगी तो सही, बट एज अ परचेजिंग कंपनी नहीं लेगी। क्या हो रहा है कि वाई लिमिटेड की तरफ से उनके बिहाफ पर जो हमारी कंपनी है ना एक्स लिमिटेड, वो उनके डेटर से अमाउंट रियलाइज करवाएगी और उनके क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी का पेमेंट करेगी। समझ में आ रही है चीज़? अभी तक तो क्या हो रहा था कि परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के डेटर्स को अपना डेटर बना रही थी, इसलिए हम क्या कर रहे थे, वेंडर कंपनी के डेटर्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करके परचेजिंग कंपनी बिजनेस परचेज करते टाइम उसको अपने अकाउंट्स के अंदर डेबिट कर देती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ डिफरेंस है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से देखिए। वाई लिमिटेड की ओर से उसके व्यापारिक लेनदारों की वसूली की जाएगी और उसके देनदारों की वसूली की जाएगी और व्यापारिक लेनदारों को भुगतान किया जाएगा। मतलब वो सिर्फ उसके एजेंट की तरह काम करेगी। एक्स लिमिटेड डेटर्स और क्रेडिटर्स के केस में वाई लिमिटेड के एजेंट की तरह बिहेव करेगी। वो एज एन एजेंट उसकी लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर डिस्चार्ज करेगी, उनको पे करेगी और उनके क्रेडिटर्स से वो रियलाइजेशन का काम भी करेगी। चलिए, इसके लिए वसूली मूल्य पर 3% और भुगतान की गई राशि पर 2% कमीशन देय होगा। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? क्या बोल रहे हैं कि आप जो पेमेंट करोगे ना उसके लिए 3% कमीशन और जो भुगतान लोगे उसके लिए 2% कमीशन। अब देखिए समझिए क्या होता है, जब कंपनीज वाइंड अप होती है
तो मैंने बताया था कि कंपनी का सारा जो बिजनेस है वो एक लिक्विडेटर के हाथों में दे दिया जाता है। लिक्विडेटर्स यानी समापकों के हाथ में दे दिया जाता है। वो ही क्या करते हैं, कंपनी के लिए उन सारी एसेट्स रियलाइजेशन करवाते हैं और उन लाइबिलिटीज़ का डिस्चार्ज जिससे करना है वो करते हैं। तो उन लिक्विडेटर्स ने क्या किया, एजेंट नियुक्त किया एक्स लिमिटेड को ही। समझ में आ रही है ना। अब मान लीजिए मुझे किसी कंपनी का लिक्विडेटर बना दिया, अब मुझे उसके सारे रेटर से रियलाइजेशन करवाना है अमाउंट का, तो अब क्या मैं एक एक पर्सन के पास जाकर उनसे कहूँ कि आप मुझे पेमेंट कीजिए दिन? ये काम करने के लिए बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे बिजनेस है, बहुत से लोग ऐसी कंपनीज बना के बैठे हैं जो काम ही यही करते हैं, लोगों के लिए वसूली का कार्य करते हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने का काम करते हैं। तो इन दैट केस होगा क्या स्टूडेंट, एक्स लिमिटेड को हमने वो एजेंट बना दिया अपना, और एक्स लिमिटेड उसके लिए क्या कर रही है, 3% कमीशन वो लेगी वसूल की जाने वाली राशि पर। मान लीजिए उसने हमारे डेटर से 100 रुपये लिए, किसी डेटर से उसको हमारे लिए 100 रुपये मिले, वो हमें 100 देगी नहीं, वो हमें कितना देगी, 97 देगी, 3 रुपये उसका कमीशन काटेगी। इसी तरह क्रेडिटर्स पर 2% कमीशन बोल रहे हैं कि भुगतान की गई राशि पर 2% का कमीशन। मतलब अगर उसने हमारे बिहाफ पे किसी पर्सन को 100 रुपये का पेमेंट किया है तो हमें उसे 100 रुपये देने पड़ेंगे ना, क्योंकि उसने हमारे लिए पेमेंट किया, तो हमें उसे 100 नहीं, हमें उसे 102 रुपये देने पड़ेंगे। ये वाली बात है। तो कमीशन भी आपको बताया गया, तो इस कमीशन को ध्यान में रखते हुए हम अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहे हैं, कंपनी ने वाई लिमिटेड के व्यापारिक देनदारों से पूर्ण भुगतान के रूप में 1,90,000 रुपये प्राप्त किए हैं। चलिए ठीक है, क्या किया है, 1,90,000 रुपये रिसीव हुए हैं टोटल सारे डेटर्स से। फुल पेमेंट आपको रिसीव हो गया। देखिए डेटर्स थे इनके 2,09,600 के, लेकिन उनमें से 1,90,000 रुपये ही पेमेंट हुआ और फुल पेमेंट उसको मान लिया। जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, जब कंपनी वाइंड अप हो रही, ऐसे केस में तो डेटर्स से जितना मिलता है उतना लिया और छुट्टी। तो इन्होंने कितना लेना तय किया, 1,90,000 फुल पेमेंट, और उसके संपूर्ण लेनदारों को केवल 3,40,000 रुपये का पेमेंट किया। टोटल क्रेडिटर्स 3,56,000, पेमेंट हो रहा है सिर्फ 3,40,000 का। चलिए ठीक है। आवश्यक बैंक अधिविकर्ष की व्यवस्था कर ली गई, मतलब कि अगर आपको अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए पैसे की आवश्यकता है तो आपको बैंक से ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा, ऐसा भी बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए ठीक है, बैंक ओडी भी मिल जाएगा। आगे, वाई लिमिटेड के ऋण लेनदार ने अपने दावे के बदले एक्स लिमिटेड से 100 रुपये वाले पुनः प्रदत्त 12% अधिमान अंश लेना तय किया है। वाई लिमिटेड का एक लोन क्रेडिटर, देखिए नॉन करंट लायबिलिटी में दे रखा है 6 लाख से। वो क्या बोल रहा है कि हम एक्स लिमिटेड के शेयर्स लेने को तैयार है। इसको पेमेंट तो एक्स लिमिटेड करेगी और नॉर्मल अपनी लायबिलिटी बनाकर फिर पेमेंट कर रही है। इसके लिए कोई एजेंट नहीं है, एजेंट वाला वर्क वो कर रही है सिर्फ डेटर और नॉर्मल क्रेडिटर्स के लिए, ट्रेड क्रेडिटर्स के लिए। लोन क्रेडिटर को तो वो बिल्कुल नॉर्मल अपनी लायबिलिटी बनाएगी और उसके बाद उन्हें पेमेंट करेगी किस रूप में, तो उनके लिए वो 100 रुपये वाले 12% प्रेफरेंस शेयर इशू कर देगी। तो क्रेडिटर कैसे करेगी, परचेजिंग कंपनी लोन क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिंपल। व्यापारिक देनदारों से वसूली करने एवं व्यापारिक लेनदारों को चुकाने के बाद वाई लिमिटेड को क्रय प्रतिफल सहित देय राशि के निपटारे में 35,000 पूर्ण प्रदत्त 10 रुपये वाले इक्विटी अंश तथा शेष राशि के नकद भुगतान की व्यवस्था की गई। अब स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझना, देयर आर 2 कंपनीज, वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड। वेंडर, परचेजिंग कंपनी विल पे परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर कंपनी, एज सिंपल। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि परचेजिंग कंपनी परचेज कंसिडरेशन पे करेगी। अब यहाँ क्या हो रहा है, वाई लिमिटेड के ये एजेंट है कुछ दूसरे केस में, डेटर क्रेडिटर के केस में एजेंट है। तो अब डेटर से रिलेटेड जो अमाउंट इनको मिलेगी, एजेंट है ना, तो ये वाई की उसको जाकर कहेगा कि हम वाई लिमिटेड के एजेंट हैं, आप हमें उनका अमाउंट पे कर दीजिए। तो ये जो सारी अमाउंट मिली उसके लिए ये लाइबल है। कौन सी अमाउंट, डेटर से रिलेटेड अमाउंट वाई लिमिटेड को देनी पड़ेगी अपना कमीशन काट के। इसी तरह क्रेडिटर्स को भी तो इन्होंने पे किया, तो उन क्रेडिटर्स को जितना पेमेंट किया उसके लिए वाई लिमिटेड को इनको पैसा देना पड़ेगा।
सिंपल सी बात है। तो हमें क्या बोला कि ये सारा एडजस्टमेंट करो, ये सारा एडजस्टमेंट करो, परचेज कंसिडरेशन भी देना है, डेटर से रिलेटेड भी देना है, देख लो टोटल कितना देना है, क्रेडिटर्स वाला लेना है, देख लो कितना लेना है, फिर एग्रीगेट जो निकलता है ना कि इतना, अब हमें नेट देना है, नेट तो पेमेंट ही निकलेगा, सिंपल सी बात है कि परचेजिंग कंपनी को देना ही रहेगा वेंडर कंपनी को कुछ ना कुछ, तो वो नेट अमाउंट देख लो कि कितना पे करना है, उस अमाउंट का पेमेंट करने के लिए करना क्या है कि 35,000 तो इक्विटी शेयर इशू करने और रिमेनिंग कैश पेमेंट देना। ये बात हमें समझाएगी, आ रही है ना चीज़ समझ में। तो हम देखेंगे कैसे कि परचेज कंसिडरेशन कितना देना है, उसमें ऐड कर देंगे कि डेटर्स से आया वो कितना, फिर लेस कर देंगे कि क्रेडिटर्स की वजह से कितना लेना है, रिमेनिंग विल पे मीन्स एक्स लिमिटेड विल पे, तो वो हम निकाल लेंगे अमाउंट। अब करना क्या है, आपको क्रय प्रतिफल ज्ञात करना है और एक्स लिमिटेड यानी कि वेंडर कंपनी की, सॉरी एक्स लिमिटेड मीन्स परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्रीज करें। वेंडर कंपनी की बुक्स में कोई एंट्री करने की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है, हमें सिर्फ परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री करनी है और हमें परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करना है। देन फर्स्टली हम हमारा परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट कर लें। कितना देखें, परचेज कंसिडरेशन, यहाँ कोई वो रेशियो तो है नहीं और कुछ क्लियरली बोला भी नहीं गया, नेट एसेट मेथड लेंगे। नेट एसेट मेथड लेने के लिए जिन जिन एसेट्स का रिवैल्यूएशन दे रखा है उनको नई वैल्यू पर लिखेंगे। देखो ना, निम्न शर्तों पर ग्रहण किया है तो एक्स लिमिटेड ने उनके एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर दिया है 90% पर फिक्स्ड एसेट्स, उसके अलावा डेटर स्टॉक, मतलब स्टॉक का भी, डेटर्स परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में शामिल नहीं होंगे, क्रेडिटर्स परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनका दायित्व परचेजिंग कंपनी ने नहीं लिया है। एज अ परचेजिंग कंपनी उन्होंने उसका दायित्व नहीं लिया, उन्होंने वो दायित्व लिए हैं अगर, या फिर वो एसेट्स ली है तो एज एन एजेंट ली है, तो इसके लिए उन्हें हम परचेज कंसिडरेशन का पार्ट ना माने, उनको हम अपनी परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। इस पॉइंट को अच्छे से दिमाग में बिठा लो स्टूडेंट्स। परचेजिंग कंपनी वाई लिमिटेड की जो डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स कर रही है वो सिर्फ एक एजेंट की तरह कर रही है, परचेजिंग कंपनी की तरह नहीं, इसलिए डेटर और क्रेडिटर को परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करते टाइम शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी एसेट्स देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 8 लाख रुपए, लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख रुपए पर तो है, लेकिन रिवैल्यूएशन हुआ है इट 90% मीन्स 7,20,000। सिंपल। आगे देखिए, प्लांट एंड मशीनरी 280 की है, इसका भी, ये भी फिक्स्ड एसेट ही तो, सारी की सारी स्थायी संपत्तियों को 90% मूल्य पर लिया गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी फिक्स्ड एसेट है, तो प्लांट एंड मशीनरी भी तो फिक्स्ड एसेट है, तो लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000, इसको भी 90% वैल्यू पर यानी कि 2,52,000। ठीक है, आगे देखिए, हमारे पास फर्नीचर गिवन है 1 लाख रुपए। फर्नीचर भी क्या है, फिक्स्ड एसेट, स्थायी संपत्ति, इसको भी 90% वैल्यू पर रिवैल्यूएशन हुआ, तो जिनका रिवैल्यूएशन हुआ उनको नई वैल्यू पर लिखते हैं। फर्नीचर 1 लाख रुपए तो बुक वैल्यू, लेकिन कितने पर ट्रांसफ़र, मतलब कितने पर उन्होंने लेना तय किया, 90%, 90,000। स्टॉक नेक्स्ट एसेट हमारी, स्टॉक दे तो रखी है 70,400, बट स्टॉक का रिवैल्यूएशन भी कर रखा है 56,000 पे, लिख दी। एसेट्स में चारों डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं आएंगे, मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। देखिए, इसके बाद लाइबिलिटी में एक ही है, लोन क्रेडिटर 6 लाख, लेस कर दे यहाँ से उसे, करें।
5,18,000। आई बात समझ में? ये हमारा फाइंड आउट हो गया परचेज कंसिडरेशन। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? अब हमें देखना है कि हम कितना पेमेंट इनको कैश में करें, कितने के लिए शेयर्स इशू करें। तो उसमें सबसे पहले जो वाई लिमिटेड के एजेंट के रूप में वर्क कर रही है हमारी एक्स लिमिटेड, उस अमाउंट की कैलकुलेशन हमें करनी है कि डेटर से कितना रियलाइजेशन हुआ, उसमें से हमें कितना कमीशन काट के उनको पे करना है, क्रेडिटर्स से कितना हमने पेमेंट किया है उसमें हमें कितना कमीशन ऐड करके फिर उनको पेमेंट करना है। इन दोनों चीज़ों को हम करेंगे कैलकुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डेटर्स के बारे में हमें बोला हुआ है स्टूडेंट्स कि 190 आपने टोटल रियलाइज किया। अब हम यहाँ पे नोट बनाए, सेकंड कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स। बोला है ना कि 1,90,000 रुपये पूर्ण भुगतान के रूप में प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा? 3% कमीशन भी देना पड़ा। क्या करना पड़ा? 3% कमीशन भी देना पड़ा। तो उस 3% कमीशन को हम माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि वाई लिमिटेड जो है उनको नेट कितना रियलाइजेशन हुआ। हम वाई लिमिटेड के व्यू से देख रहे हैं। एक्स लिमिटेड ने उनकी तरफ से 190 ले लिया डेटर से, फिर कहा कि भैया हम 3% कमीशन लेंगे और रिमेनिंग आपको पे करेंगे। तो वाई लिमिटेड को नेट कितना अमाउंट रियलाइज हुआ डेटर से? 1,90,000 माइनस 3% कमीशन 1,84,300। समझ में आई चीज? 1,84,300। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। कितना क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ? कैलकुलेशन ऑफ ये हम जो देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वाई लिमिटेड के व्यू से देख रहे हैं। उन्होंने बोला है कि लेनदारों को भुगतान आपने किया है टोटल 3,40,000। 3,40,000 ये तो पेमेंट उनको क्रेडिटर्स को प्लस 2% कमीशन। मैम उधर तो आपने कमीशन माइनस करा, इधर कमीशन ऐड क्यों कर रहे हैं? देखिए मैंने किसी इंसान से कहा कि भैया आप एक काम करिए, ये मेरे इससे मैं पैसे मांगती हूँ, आप मेरी तरफ से जाके उससे पैसे ले आइए, मैं आपको 3% कमीशन दे रही हूँ। चलिए वो गया, उसने उससे 1,90,000 रुपये लिए। अब वो जब मुझे पैसे देने आएगा क्या बोलेगा? 3% कमीशन चाहिए। तो मैं कहूँगी 190 में से काट दो, 3% बचाओ मुझे दे दो। उसने मुझे कितना दे दिया? 1,84,300। आई चीज समझ में? अब दूसरे केस पे आते हैं। क्या हुआ? मैंने किसी पर्सन को कहा कि भैया उससे पैसे लाने हैं, उससे पैसे लाने हैं, हो गया, उसको पैसा देना है मेरे बिहाफ पे, आप उसको पैसा दे दीजिए 3,40,000 रुपये। उसने कहा ठीक है, उसको 3,40,000 देना है ना, उसको उसने 3,40,000 दिया, मुझसे 2% कमीशन भी वो लेगा, तो मेरे पास से कितना गया? 340 तो वो गया जो उस पर्सन को मेरे क्रेडिटर को दिया, प्लस 2% कमीशन और गया ना जो मैंने अपने एजेंट को दिया। तो नेट वाई लिमिटेड को कितना देना पड़ा यहाँ पे? 340 प्लस 2%। ये जैसे कमीशन हो गया तो 5,700 का, ये हो गया 6,800, 3,46,800। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ना पॉइंट? यहाँ माइनस क्यों किया, यहाँ प्लस क्यों किया? ये हमने देखा है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना वाई लिमिटेड के व्यू से कि वाई लिमिटेड को कितना रियलाइज हुआ, वाई लिमिटेड को कितना देना पड़ा। तो वाई लिमिटेड को अपने डेटर्स के लिए टोटल 1,84,300 रियलाइज हुआ, अपने क्रेडिटर्स के लिए उसे टोटल 346,800 का पेमेंट करना पड़ा। अब आते हैं आगे। हमें क्या बोला गया था कि परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट तो आपको करना है, लेकिन उसमें इन दोनों चीज़ों का एडजस्टमेंट करके फिर जो बचे ना वो चीज़ें आपको कैश पेमेंट करनी है
और उसके बाद अलावा आपको 3,50,000 रुपये के शेयर्स भी देने, 35,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशू करना है। अब हम समझते हैं इस चीज़ को। मैंने अभी आप लोगों को पूरा प्रॉपर बताया था कि जब एक्स लिमिटेड फाइनल पेमेंट करेगी वाई लिमिटेड को तो वो क्या क्या ध्यान रखेगी। देखो, परचेज कंसिडरेशन कौन देगी? एक्स लिमिटेड को देना है, उसके डेटर्स से जो मिला वो भी उसको देना है, और उसके क्रेडिटर्स को जो हमने दिया वो उससे लेना है। तो ये देना है, ये भी देना है और ये लेना है। इन तीनों का एडजस्टमेंट करो, हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी उनको कितना देना है। समझ में आ रही है चीज़? वाई लिमिटेड को एक्स लिमिटेड देगी कितना? 184,300 अपना 3% कमीशन काट के, और लेगी कितना? 346,800 अपना 2% कमीशन ऐड करके। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट पेबल बाय परचेजिंग कंपनी हमारी एक्स लिमिटेड। देखिए एक्स लिमिटेड को अब नेट कितना देना है। देखिए अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, सबसे पहला तो ये देना पड़ेगा, यही तो है। सबसे पहले तो परचेजिंग कंपनी की लाइबिलिटी आती है परचेज कंसिडरेशन पे करने की, तो ये 5,18,000 रुपये का तो पेमेंट करना ही है। इसके अलावा हम यानी कि परचेजिंग कंपनी ने जो वेंडर कंपनी के डेटर से रियलाइज किया है नेट 184,300 वो भी देना है। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड कितना? 184,300 लेस। हमको भी तो उनसे लेना, हमने उनके क्रेडिटर को 340 का पेमेंट किया और हमें उनसे इस पर 2% कमीशन भी लेना है। देन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ₹3,46,800, ये होगा नेट अमाउंट पेबल। करिए 5,18,000 प्लस 184,300 माइनस 346,800, 3,55,500, दैट इज नेट अमाउंट पेबल 3,55,500। दो पार्ट क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, क्या लाइन थी देखिए, वाई लिमिटेड के व्यापारिक देनदारों से वसूली करने एवं व्यापारिक लेनदारों को चुकाने के बाद वाई लिमिटेड को क्रय प्रतिफल सहित देय राशि के निपटारे में 35,000 पूर्ण प्रदत्त 10 रुपये वाले इक्विटी अंश और शेष राशि नकद भुगतान की गई। मीन्स इनमें से कुछ शेयर्स दिए जाएंगे, कुछ के लिए कैश शेयर्स, 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, that means ₹3,50,000 तो दिया जाएगा शेयर्स के रूप में। रिमेनिंग 5,500 रुपीज़ कैश दिया जाएगा, और इस तरीके से नेट अमाउंट पेबल ₹3,55,500 का पेमेंट होगा। आ रही है चीज़ समझ में? कैलकुलेशन समझ में आई? समझ में आई ना 100%? तो जैसा जैसा क्वेश्चन के अंदर बोला गया हमने किया। यहाँ बस यही पॉइंट ध्यान में रखना था स्टूडेंट्स कि डेटर्स और क्रेडिटर्स का जो रियलाइजेशन हो रहा है या उनको जो पेमेंट किया जा रहा है वो एज एन एजेंट कर रही है हमारी परचेजिंग कंपनी। इसलिए हमें इस तरीके की कैलकुलेशन करनी पड़ी कि अमाउंट रियलाइज टोटल हमें नेट कितना हुआ, नेट पेमेंट कितना रहा, और उसके हिसाब से हमने देख लिया कि परचेज कंसिडरेशन तो कितना है 5,18,000। ध्यान रखना परचेज कंसिडरेशन हमारा कितना 5,18,000, लेकिन उसके लिए हमने इन सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट करके रिमेनिंग निकाल लेंगे, हमें इतना इतना देना है। तो परचेज कंसिडरेशन जब बिजनेस परचेज की एंट्री के टाइम पे क्रेडिट होता है ना 518 से ही होगा, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आने वाले। पेमेंट करते टाइम इन सारी चीज़ों के एडजस्टमेंट करके लास्ट में करेंगे, अकाउंट अपने आप मैच होंगे। देखें करेंगे, एंट्रीज भी हमें सिर्फ एक्स लिमिटेड की बुक्स में ही करनी है ना।
एक्स लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज हम करेंगे। ये सारी कैलकुलेशन समझ में आई, इनको ध्यान रखना, एंट्रीज में सारी कैलकुलेशन अब आपस से काम आने वाली है। वेंडर कंपनी की बुक्स में कोई एंट्री करने के लिए हमें नहीं कहा गया, अगर कहा जाता तो वेंडर कंपनी की बुक्स में भी हम एंट्रीज करते नॉर्मल, उसके सारे अकाउंट्स को क्लोज करना, परचेज कंसिडरेशन ड्यू करना, रिसीव करना, ये सारा कुछ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोला गया तो हम नहीं करेंगे। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, हमारी परचेजिंग कंपनी जिन जिन एसेट्स को जिस जिस वैल्यू पर लिया गया उस हिसाब से हम क्या करते जाएंगे स्टूडेंट्स, डेबिट करते जाएंगे। चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किस वैल्यू पर, देखिए 8 लाख पे थी लेकिन 90% वैल्यू पर लेना तय किया था, मीन 7,20,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 280 था ना, लेकिन उस 280 में 90% वैल्यू पर लेना तय किया था, मीन्स 2,52,000। एक थी हमारी एसेट फर्नीचर जो कि 1 लाख पे थी, 90% वैल्यू पर लिया। फिर नेक्स्ट हमारी एसेट है स्टॉक, है तो 70,400 लेकिन किस वैल्यू पर लेना है, ओके डन। डेटर्स बिजनेस परचेज के टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हम उनको नॉर्मल एसेट की तरह नहीं ले रहे हैं, उसको तो सिर्फ एजेंट के लिए लिया जाएगा, एजेंट की तरह से लिया जाएगा। इसके बाद लाइबिलिटी में हमने लोन क्रेडिटर्स को लेना तय किया। लोन क्रेडिटर्स कितने, ₹6 लाख। ट्रेड क्रेडिटर्स नहीं स्टूडेंट्स, सिर्फ लोन क्रेडिटर्स। 2 लोन क्रेडिटर 6 लाख, ओके। अब इसके बाद परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड अमाउंट कितनी है, 5,18,000। इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। 2 लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड कितना, 5,18,000 रुपये। दोनों साइड टोटल करें, देखेंगे डिफरेंस, या तो गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व, करें टोटल, दोनों साइड बैलेंस बराबर। और वैसे भी नेट एसेट मेथड था तो चांसेस कम ही थे कोई अमाउंट निकल कर आने के। ये क्या हुआ, हमारा परचेज की एंट्री कंप्लीट, बिजनेस परचेज हो गया। अब हमें पेमेंट करना होता है जनरल केसेस में तो परचेज कंसिडरेशन का, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा केस अलग है। परचेज कंसिडरेशन पूरा 5,18 का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, हमने तो पेमेंट निकाल लिया। 350 के शेयर्स और 5,500 के आपको कैश देने हैं। तो अब उससे पहले, अब ये जो सारे एडजस्टमेंट हुए ना, इन सब एडजस्टमेंट्स को करेंगे एक एक करके। देखिए, सबसे पहले वाई लिमिटेड के डेटर्स को हमने पेमेंट किया, वाई लिमिटेड के डेटर्स से हमने पेमेंट लिया है। तो अगर हम किसी से पैसा ले तो उसके लिए हमें उस पर्सन को पहले अपना डेटर तो बनाना पड़ेगा, उस पर्सन को अपनी बुक में भी एज अ डेटर तो शो करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम वाई लिमिटेड के डेटर्स के लिए एंट्री करेंगे, डेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। इस तरीके से हमने उनको अपना डेटर बना लिया। कितने थे देखिए, 2,09,600 पूरा उनको हमने ले लिया। 2 अब हम इन्हें किस नाम से लिखें, 2 ऑप्शन, वाई लिमिटेड सस्पेंस अकाउंट भी कर सकते हैं, दूसरा लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड, क्योंकि ये तो हमारी एसेट हुई, हमने 2,09,600 के डेटर्स तो ले लिए। अब इसके लिए हमें पेमेंट भी तो करना पड़ेगा वापस, किसको, हमारी लाइबिलिटी किसके लिए होगी, लिक्विडेटर्स के अगेंस्ट। लिक्विडेटर्स होंगे ना परचेज वेंडर कंपनी के, वो हमसे पैसा मांगेंगे कि हमने आपको अपने 2,09,600 के डेटर्स रियलाइज करने के लिए ट्रांसफ़र करें, आप उनका पेमेंट हमें कीजिए। तो यहीं से हम क्या कर दें, लिक्विडेटर्स ऑफ
वाई लिमिटेड, इसको हम सस्पेंस की तरह लिखें 2,09,600। इज दैट क्लियर? समझ में आई चीज़? इस एंट्री से हमने क्या किया, वाई लिमिटेड के डेटर्स को अपनी बुक में ले आए। अब इसी तरह वाई लिमिटेड के डेटर्स से जब पैसा रिसीव होगा, पैसा जब हमें मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कितना मिलेगा? तो हमें मिलेगा 1,90,000। कितना मिलेगा? 1,90,000। बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितने से? 1,90,000 से। क्रेडिट क्या? किसके लिए पैसा मिला? आपकी इनकम का सोर्स क्या रहा? डेटर्स। किसके? वाई लिमिटेड के। तो यहाँ क्या होगा? टू डेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड। तो क्या ये डिफरेंस वाली अमाउंट हम बियर करें? देन नो, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिवर्स एंट्री करके डिफरेंस को ख़त्म करें। अब हमें क्या करना है, जो डिफरेंस रहता है ना 2,90,600 एंड 1,90,000 में, इससे हमें क्या कर देना है, अपने डेटर्स के बैलेंस को क्लोज करना है। क्योंकि हमने उनके 2,90,600 के डेटर्स को लिया एज एन एसेट, हमने उनको लिया कि हम इनसे पैसा वसूल करेंगे, लेकिन उनसे रियलाइज़ कितना हो पाया? सिर्फ 1,90,000। तो रिमेनिंग जो 19,600 वो हमारा लॉस नहीं है, वो लॉस किसका है? उस कंपनी का। हम तो सिर्फ एजेंट की तरह काम कर रहे हैं कमीशन बेस पे, तो हमें तो अपने कमीशन से मतलब है। जो डिफरेंस जो नहीं मिल पाया, जो बैड डेट्स रहे, वो किसके हैं? वो वेंडर कंपनी के, उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। हमें क्या करना है, इस एंट्री की रिवर्स एंट्री करके उन डेटर्स के अमाउंट को कैंसिल कर देना है। लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड। तो ये डेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड जो हमने सस्पेंस की तरह क्रिएट किया है ना, वो अकाउंट यहाँ पे वापस क्या हो गया? क्लोज हो गया। मतलब एक पर्टिकुलर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए अकाउंट खोला, उद्देश्य पूरा होते से अकाउंट बंद हो गया। आई बात समझ में? क्लियर हुआ पॉइंट? हमने क्या किया, देखो डेटर्स से रिलेटेड काम हो गया। डेटर्स को हमने पहले अपनी बुक में लाए, उनसे पैसा मिला, जो बैलेंस बच रहा था वो हमने वापस से अकाउंट को क्लोज कर दिया। हमें कितना मिल गया? नेट 1,90,000। ओके फाइन। आगे देखिए, क्रेडिटर्स की बात आती है कि क्रेडिटर्स को आपने क्या किया है, टोटल 3,40,000 का पेमेंट किया, उस पर कमीशन वगैरह भी दे रखा है। उसके लिए सबसे पहले हमें वेंडर कंपनी के क्रेडिटर्स को अपनी बुक में लेके आना पड़ेगा। तो चलिए, अब जैसे डेटर्स की एंट्री की उस टाइप में ही क्रेडिटर की भी एंट्री करके, डेटर्स थे इसलिए डेबिट हुए, क्रेडिटर्स है तो एंट्री के अंदर उनको क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। तो डेबिट साइड में आ जाएंगे हमारे लिक्विडेटर, कि इन फ्यूचर लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड से हम पेमेंट लेंगे। कितना? जितने के लिए हमें रियलाइज़ करने बोला गया, 3,56,000। टू क्रेडिटर्स ऑफ वाई लिमिटेड, उनको हम पेमेंट करेंगे, हमने तय किया। उनकी पेमेंट की लायबिलिटी हमने ली और उसके लिए इन फ्यूचर हम उनके लिक्विडेटर से पैसा ले लेंगे, इसलिए हमने लिक्विडेटर को डेबिट कर दिया। अब आएगी बात पेमेंट करने की, तो पेमेंट भी किया जाएगा। ये आपका सस्पेंस की तरह होगा, अकाउंट थोड़े टाइम के लिए खुलेगा, बंद हो जाएगा। क्रेडिटर्स ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट कर रहे हैं? तो हम पेमेंट सिर्फ 340 कर रहे हैं टू बैंक, 340। तो जैसे डेटर्स से अगर कम रियलाइज हुआ तो वो हमारा लॉस नहीं था, वैसे ही क्रेडिटर्स को कम पेमेंट करना पड़ा तो ये हमारा प्रॉफिट भी नहीं है। डिफरेंस को वापस से रिवर्स एंट्री करके कैंसिल कर देंगे। क्रेडिटर्स ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना? 16,000 टू लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड। समझ में आ रही है चीज़? इस टाइप की एंट्रीज आई थिंक आपने अभी तक किसी भी क्लास के अंदर नहीं पढ़ी होगी। समझा रही हूँ मैं आप लोग, क्योंकि एजेंसी से रिलेटेड अकाउंटिंग बीकॉम के कोर्स में कहीं भी नहीं है। एजेंसी से रिलेटेड अकाउंटिंग के लिए इस तरीके से हमें करना होता है, बहुत टफ कुछ भी नहीं है। हमें उनकी एसेट के लिए अगर अमाउंट रियलाइज़ करनी है और किसी की रिलायबिलिटी को अगर पेमेंट करना है तो पहले उसे हमें अपनी एसेट बनाना पड़ेगा या फिर उसे अपनी लायबिलिटी की तरह अपनी बुक्स के अंदर शो करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका पेमेंट भी कर सकते हैं।
तो ये हो गया। अब इसके बाद आती है बात स्टूडेंट्स कमीशन की। तो देखिए कि कमीशन हमारा कितना हुआ, 5700 का कमीशन तो हमारा हुआ है डेटर्स से रिलेटेड, और 6800 का कमीशन हमारा हो जाएगा क्रेडिटर्स से रिलेटेड। मतलब 5700 का कमीशन एक, 6800 का कमीशन एक, तो टोटल हो गया 5700 प्लस 6800 12,500। इस कमीशन को हमें क्या करना है, अपनी बुक्स के अंदर लिखना है। तो कमीशन से रिलेटेड जब हम एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देना कि 5700 प्लस 6800 12,500 का कमीशन हमारे लिए यानी कि एक्स लिमिटेड के लिए एक तरीके से क्या है, इनकम है। एक तरीके से इनकम ही तो है। उन्हें 5700 कमीशन मिल रहा है डेटर्स पर, 6800 का कमीशन मिल रहा है क्रेडिटर्स पर। ये इनकम उन्हें मिलेगी, किस नाम से मिलेगी, कमीशन के नाम से। तो कमीशन अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। चलिए डेबिट, हमें ये पैसा लेना किससे होगा, या इन पैसे के लिए हम किससे लाइबल बनाएंगे, या ये पैसा हम किससे मांगेंगे। तो हम ये पैसा लेंगे लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड से। सीधी सी बात है, उन्हीं से तो ये पैसा लेंगे कि 5700 एक कमीशन दो, 6800 एक कमीशन दो। तो हम क्या करें, लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड को बना दे इस अमाउंट के लिए अपना डेटर कि लाइए हमें पेमेंट करिए। किस चीज का, कमीशन। कितना, 12,500। आई बात समझ में। क्या किया हमने, कैसे किया, लिक्विडेटर को हमने अपना डेटर बनाया। क्यों, क्योंकि हमें ये 12,500 रुपये उनसे लेने, उनके भी आप पे हमने रियलाइजेशन किया, उनके भी आप पे हमने पे ऑफ किया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उनसे पैसा भी लेना है, और कितना लेना है, 12,500। दैट्स वाई हमने उनको डेबिट किया। और क्रेडिट कमीशन है, इनकम है, कर दिया क्रेडिट। कितना, 12,500। आगे बात समझ में क्लियर। तो डेटर से रिलेटेड एंट्रीज हुई, क्रेडिटर से रिलेटेड एंट्रीज हुई, कमीशन से रिलेटेड एंट्री होगी। अब फाइनली एक चीज़ और बोली गई थी कि परचेजिंग कंपनी जो है वो वेंडर कंपनी के लोन क्रेडिटर्स को, बोला गया है ना क्वेश्चन के अंदर, वाई लिमिटेड के ऋण लेनदार लोन क्रेडिटर, उन्होंने अपने दावे के बदले एक्स लिमिटेड से 100 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त अधिमान अंश लेना स्वीकार किया। तो उन लोन क्रेडिटर्स की जो लाइबिलिटी हमने यहाँ पे क्रेडिट करी है, इनको भी अब पेमेंट कर दिया जाएगा। किस रूप में पेमेंट किया जाएगा, तो इन 6 लाख रुपए के लोन क्रेडिटर्स को हम अपनी 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करेंगे 8 पार। कोई प्रीमियम वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं। देन ओके, आगे बात समझ में क्लियर हुआ पॉइंट। अब फाइनली परचेज कंसिडरेशन के लिए, डेटर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए फाइनल पेमेंट की एक एंट्री हमें पास करनी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, सबसे पहले बिजनेस परचेज किया, एसेट डेबिट की, लाइबिलिटीज क्रेडिट की। हमने उनको टोटल 5/18 से अपना क्रेडिटर बना दिया कि भाई हम आपको 5,18,000 रुपये पे करने वाले। उसके बाद हमने उनके डेटर्स की लाइबिलिटी ली, जितना पेमेंट रिसीव हुआ उतना किया, रिमेनिंग को हमने वापस से सेट ऑफ कर दिया, अकाउंट क्लोज करा। इसी तरह क्रेडिटर्स जितना पेमेंट करना था किया, रिमेनिंग सेट ऑफ किया। इन दोनों पेमेंट्स, एक रियलाइज हुआ, एक पेमेंट किया, उसके लिए जितना हमारा कमीशन बनता था उस कमीशन को भी हमने इनके खाते में डेबिट किया कि हम आपसे लेंगे पैसा। तो अब नेट इफेक्ट निकालते हैं। देखिए इतना हमें इनसे लेना था, 5,18,000। कुल मिला के यूँ समझ लीजिए कि आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। आपको देखना है कि लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस बचा है, वो आपका नेट अमाउंट पेबल होगा। निकाल के देखिए, करिए। 5,18,000 प्लस 2,09,600 माइनस 19,600 माइनस 3,56,000 प्लस 16,000 माइनस 12,500। तो हमारे पास नेट अमाउंट आएगी 3,55,500। करके देख लीजिए स्टूडेंट, यही आएगा और यही होगा फाइनल पेमेंट लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,55,500 टू
कैसे देना है, कैश देंगे, कितना 5500। रिमेनिंग के लिए हम अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर देंगे 3,50,000 की। आई बातें समझ में, क्वेश्चन समझ में आया पूरा? बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। तो अभी तक के क्वेश्चंस में सबसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। बस यहाँ ये ही चीज़ थी कि एज एन एजेंट वो वर्क कर रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो डिटेल दी हुई है ना, उससे हमें पता चला क्या लाइन थी कि वाई लिमिटेड की ओर से, मतलब वाई लिमिटेड के देनदारों को वो अपना देनदार नहीं मानेंगे, वाई लिमिटेड के लेनदारों को भी वो अपना लेनदार नहीं मानेंगे, बस उनकी ओर से, उनकी तरफ से वो क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। ओके, दिया हुआ है ना, एक्स लिमिटेड वुड रियलाइज ट्रेड डेटर्स एंड पे टू ट्रेड क्रेडिटर्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई लिमिटेड, तो उनके बिहाफ में कर रहे हैं, एजेंट की तरह कर रहे हैं, इसलिए सारी वर्किंग हमने उस हिसाब से की। कितना कमीशन देना था, मतलब डेटर्स पे कितना कमीशन है वो लेंगे, क्रेडिटर्स पर वो कितना कमीशन है जो लेंगे, वो सारा कमीशन भी हमने इनसे लिया एक तरीके से, क्योंकि उनका अकाउंट पहले से खुला हुआ है तो वहाँ हमने कर दिया। सारी एंट्रीज लिक्विडेटर्स के नाम से होगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। वेंडर कंपनी से रिलेटेड जो अकाउंटिंग परचेजिंग कंपनी करती है ना, वो लिक्विडेटर्स के नाम से होगी, क्योंकि वेंडर कंपनी का तो जैसे ही वाइंडिंग अप की प्रोसेस में जाती है ना, कंपनी लिक्विडेशन की प्रोसेस में चली जाती है ना, कंपनी का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है, उससे रिलेटेड सारी एंट्रीज जो होती है ना, वो लिक्विडेटर्स के नाम से होती है। लिक्विडेटर समापक मैंने आप लोगों को समझा दिया है अच्छे से। बाकी उसके अलावा जो हमारा चैप्टर है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज या कंपनीज इन लिक्विडेशन, उस समापन की स्थिति में कंपनियों के खाते, तो वहाँ पर हम और इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे कि लिक्विडेटर क्या होते हैं, उनका क्या प्रोसीजर रहता है वर्क करने का, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनको क्या रेम्यूनरेशन मिलता है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जैसे ही कंपनी लिक्विडेशन में गई, उसके सारे अकाउंट्स, उसके सब कुछ किसके हाथों में है, लिक्विडेटर के हाथों में, इसलिए उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को हमने लिक्विडेटर के नाम से लिखा। और डेटर क्रेडिटर ऑफ वाई लिमिटेड को हमने सस्पेंस की तरह से बनाया, क्योंकि वो हमारे खुद के डेटर क्रेडिटर नहीं थे, ये जस्ट एज अ सस्पेंस अकाउंट हमने ओपन किया और जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा हुआ अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज करी। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।